मेरी बेटी बहुत सुंदर थी, इसलिए उसके बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आते थे। मगर वह हर रिश्ते से मना कर देती कि मैं शादी किसी लंगड़े इंसान से ही करूंगी, और मैं मरने से पहले अपनी बेटी की शादी करना चाहती थी। इसलिए अपनी बेटी की शादी एक लंगड़े आदमी से ही कर दी। शादी के बाद मेरी बेटी जब भी मुझसे मिलने आती तो बहुत खुश होती, लेकिन मेरा मरा हुआ पति मेरे सपने में आता और कहता, हमारी बेटी को बचा लो। बिना बताए मैं अपनी बेटी के ससुराल चली गई, और ये देखकर तो मेरी जान ही निकल गई कि वह लंगड़ा आदमी तो मेरी बेटी के साथ। मेरी बेटी अनुपमा के लिए एक डॉक्टर का रिश्ता आया था, और यह बात मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि हम जिस छोटे से मोहल्ले में रहते थे वहां सालों बाद ही कोई भूला भटका रिश्ता आता था, वरना यहाँ तो किसी किराने की दुकान वाले का रिश्ता आ गया या किसी रिक्शा ड्राइवर का। हम जैसे लोगों के लिए ये रिश्ते भी बुरे नहीं, लेकिन मैं अपनी बेटी के लिए बहुत ही खास रिश्ता ढूंढ रही थी, क्योंकि मेरी बेटी लाखों में थी और बहुत ही सुंदर थी। मैं लड़के की फोटो हाथ में लिए अपनी बेटी के कमरे में आ गई तो उसे बहुत ही उदास पाया। ऐसा लगा जैसे वह किसी गहरी सोच में गुम हो। मैं बोली, अनुपमा बेटा, क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो? कहने लगी, काश मेरे सर पर मेरे पापा का साया होता तो मैं कितनी खुशनसीब लड़की होती। मैं बोली, अनुपमा, तुम्हें न जाने क्या हो गया है, तुमने पहले तो कभी ऐसी बात नहीं की। तो उसने उदासी से अपना सर झुका लिया। फिर मैं बोली, अच्छा, ज्यादा होने की जरूरत नहीं है, देखो तुम्हारे लिए कितने प्यारे से लड़के का रिश्ता आया है, और तो और लड़का डॉक्टर भी है। खाली खाली निगाहों से मेरा चेहरा देखा और बोली, मम्मी जी, क्या ये लड़का लंगड़ा है? अनुपमा की बात सुनकर मैं हैरान थी। मैं बोली, नहीं अनुपमा, ये लड़का लंगड़ा नहीं है। मेरी बात सुनकर अनुपमा बोली, तो फिर मैं इस लड़के से शादी नहीं कर सकती। मैं बोली, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? अनुपमा, तुम मुझे और ज्यादा परेशान मत करो। किसी दिन मेरा पारा चढ़ गया ना तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूंगी। मैंने आज तक तुम्हारे जैसी ना सुखरी लड़की नहीं देखी। पहले तुम्हारे लिए एक इंजीनियर का रिश्ता आया तो तुमने उसको भी इनकार कर दिया, और यहाँ तक एक फैक्ट्री मालिक का रिश्ता भी आया, तुमने उसको भी इनकार कर दिया। फिर तुम चाहती क्या हो? तुम्हें क्या समस्या है? तुम जानती भी हो ऐसे रिश्तों के लिए लड़कियां मन्नतें मुरादें मांगती हैं, तब कहीं जाकर ऐसे पति लड़कियों को मिलते हैं। मगर तुम तो बहुत ही अजीब हो जो घर आए रिश्ते को इनकार कर रही हो। मैं तो पहले तुम्हारी बातों में आ गई थी, लेकिन अब नहीं आऊंगी। मैं तो ऐसे रिश्ते के लिए हाँ करके ही रहूंगी। अनुपमा मेरी बातें सुनकर फूट फूट कर रोने लगी। बोली, काश आज मेरे पापा होते तो कोई मेरी मर्जी के खिलाफ जाने की बात ना करता। मैं अनुपमा को रोता हुआ नहीं देख सकती थी। वह मेरी बहुत ही प्यारी बेटी थी और मेरी जिंदगी की इकलौती खुशी थी। उसके आंसुओं के आगे हमेशा से ही मैं मजबूर हो जाया करती थी। आज भी मेरा दिल पिघल गया तो मैं बोली, क्या हो गया अनुपमा, तुम एक लंगड़े इंसान से शादी क्यों करना चाहती हो? अनुपमा बोली, मम्मी, मुझे बेवफाई से बहुत डर लगता है। खूबसूरत और जवान मर्दों के लिए तो और भी औरतें होती हैं, मगर आप खुद सोचे मम्मी, एक ऐसा इंसान जो हर जगह से धुतकारा गया हो, उसे कोई प्यार ना करता हो, जब मैं उसका सहारा बन जाऊंगी तो वह मेरी कितनी कदर करेगा। वह मुझे छोड़ने का सोच भी नहीं पाएगा। मम्मी, मेरा पति उम्र भर मेरा होकर रहेगा और हमेशा मुझसे वफा करेगा, और फिर इस तरह तो भगवान भी मुझसे राजी हो जाएंगे, और अगर ना कि मैं किसी का सहारा बनूंगी तो भगवान मेरा सहारा बन जाएंगे। आप ही समझ ले कि मैं ये सब भगवान को खुश करने के लिए कर रही हूँ। अनुपमा की बात सुनकर मैं उसकी शक्ल देखते रह गई थी। फिर कुछ भी कहे बिना उठकर मैं कमरे से बाहर आ गई। मेरी बेटी पहले तो बहुत ही खुश मिजाज हुआ करती थी, बहुत ही चंचल हुआ करती थी, मगर अपने बाप के मरने के बाद से वह बहुत ही उदास रहने लगी थी। छोटी छोटी सी बातों को भी दिल पर ले लिया करती थी, और ऐसी ऐसी बातें सोचने लगी थी जो आम लोग तो सोच भी नहीं सकते थे। ये बात है कि अनुपमा दूसरों के एहसास को समझती थी, मगर मैं ये बात सोचकर डर जाया करती थी कि जिस इंसान को खुद सहारे की जरूरत हो वह मेरी बेटी का सहारा कैसे बनेगा? वह मेरी बेटी का दुख दर्द में कैसे साथ देगा? पहले उसने बाप के बगैर जिंदगी गुजारी, अब एक ऐसे पति के साथ जिंदगी गुजारेगी जो उसका ख्याल भी नहीं रख सकता, जो उसके साथ चल भी नहीं सकता। मैंने कुछ समय के लिए इस बात को छोड़ दिया था। मैंने सोचा कि कुछ दिन गुजर जाएंगे तो मैं अनुपमा से दोबारा बात करने की कोशिश करूंगी, अपनी दलील ने उसके सामने रखूंगी। हो सकता है कि वह मेरी बात मान ले।
इस काम के लिए मैंने अनुपमा को 2-3 दिन का समय दिया था कि अच्छे से सोच समझ ले, तभी कोई फैसला करें। इस बात को 3-4 दिन गुजर चुके थे। इस बारे में मैं अनुपमा से बात करना ही चाहती थी, लेकिन इससे पहले ही शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। चौथे दिन सुबह से ही मेरी तबीयत खराब थी। बार बार मेरा दिल घबरा रहा था और ठंडे ठंडे पसीने भी आ रहे थे। मैंने दिल में सोचा कि अनुपमा को कह दूं कि मुझे किसी डॉक्टर के पास लेकर चले, मगर फिर ख्याल आया कि मेरी बच्ची तो बहुत नाजुक सी है, वह मेरी तकलीफ और परेशानी देखकर घबरा जाएगी, इसलिए मैं खुद से ही सारी तकलीफ सहती रहती थी। तभी मेरे बाजू में दर्द होने लगा और बाजू से होता हुआ सीने तक जा रहा था। अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा जाने लगा और मेरे कानों में साएं साएं होने लगी थी। जब मेरी आंख खुली तो मैं खुद को नलियों और अलग अलग तरीके की मशीनों में जकड़े हुए पाया था। एक बार फिर से मेरी आंखों के सामने अंधेरा हो गया था। अगली बार जब मुझे होश आया तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था। दर्द के मारे में कराहने लगी थी। एक नर्स भागकर मेरे पास आई थी। उसने मुझे दर्द का इंजेक्शन लगा दिया था। तब मैं बोली, मेरी बेटी अनुपमा कहाँ है? तो नर्स ने कहा कि मैं अभी आपकी बेटी को बुलाती हूँ। थोड़ी देर बाद अनुपमा मेरे पास आ गई थी। वह मेरी हालत देखकर रोती जा रही थी। फिर कहने लगी, मम्मी, आप इतनी तकलीफ में थी और आपने मुझे बताया भी नहीं। सब कुछ अकेली ही बर्दाश्त करती रही मम्मी। आपने ऐसा क्यों किया? माँ, आपको इतना बड़ा हार्ट अटैक हुआ है कि आपकी जान भी जा सकती थी। मम्मी, आप मुझे किसके सहारे छोड़कर जाने वाली थी? मुझे अनुपमा की तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैंने उसे दिलासा देने के लिए अपने हाथ उठाना चाहे, लेकिन कमजोरी इतनी थी कि हाथ भी नहीं उठे और ना ही बोला जा रहा था। नर्स ने मुझे आराम करने का कहा था। मैं चुपचाप लेट गई। अनुपमा को भी नर्स बाहर ले गई थी। अब मैं खुद से ही सवाल पूछ रही थी, जो थोड़ी देर पहले अनुपमा ने मुझसे पूछे थे। मेरे अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। ये तो भगवान की कृपा थी कि उसने मुझे अपनी कृपा से दोबारा जिंदगी दी थी। अब मैंने सोच लिया था कि जैसे ही मैं ठीक होकर घर जाऊंगी, मैं डॉक्टर के माँ बाप को बुलाकर रिश्ता पक्का कर दूंगी। कुछ दिनों बाद मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी। डॉक्टर ने बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने को बोला था और यह भी कहा था कि आप जितनी जल्दी हो सके अपनी ओपन हार्ट सर्जरी करवा ले। मगर मेरी सोच अभी इन चीज़ों की तरफ नहीं जा रही थी। मैं अपनी बेटी का घर बसा हुआ देखना चाहती थी। मुझे घर आए हुए पूरे 2 दिन हो चुके थे। अनुपमा ने मेरी इतनी सेवा की थी कि मैं उसके लिए हरदम दुआएं मांगा करती थी। एक दिन मैंने अनुपमा का हाथ पकड़ लिया और कहा, अनुपमा, अगर मैं तुमसे कोई चीज़ मांगूं तो तुम दोगी? उसकी आंखें भीग गई और बोली, मम्मी, अगर आप मुझसे मेरी जान भी मांगे तो वह भी मैं आपको देने से मना नहीं करूंगी। मैं बोली, अनुपमा, तुम्हारे लिए जो डॉक्टर का रिश्ता आया था वह बहुत ही अच्छे लोग हैं। लड़का भी पढ़ा लिखा सुलझा हुआ है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी उस डॉक्टर से ही हो जाए और जल्द से जल्द तुम्हारा घर बस जाए। मैं तुम्हें यूं बेसहारा छोड़कर मरना नहीं चाहती। मेरी बात सुनकर अनुपमा के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। मम्मी, मैंने आपसे सिर्फ एक चीज़ मांगी है। मुझे अपने होने वाले पति से कोई भी मतलब नहीं है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरा होने वाला पति लंगड़ा हो। क्या आप मेरी इतनी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकती? वैसे तो हर वक्त मेरी मोहब्बत का दम भरती रहती है। मैं बोली, अनुपमा, तुम्हारी फरमाइश और ख्वाहिश बेतुकी है। मैं अपनी इतनी खूबसूरत और इकलौती बेटी की शादी एक लंगड़े इंसान के साथ नहीं कर सकती। मेरी बात सुनकर अनुपमा बोली, चाहे आपकी बेटी जिंदगी भर कुमारी ही रह जाए। अनुपमा की जिद देखकर मैं कांप गई। अनुपमा में उसके बाप की झलक आई थी। उसका बाप भी तो ऐसे ही जिद्दी मिजाज के थे। अनुपमा की जिद को देखते हुए मैं समझ चुकी थी कि अनुपमा अपनी जिद से पीछे नहीं हटने वाली। मजबूर होकर मैंने ही हथियार डाल दिए। अगर मैं हथियार नहीं डालती तो फिर मेरी बच्ची जमाने की ठोकर खाने के लिए रह जाती। मेरी जिंदगी का क्या भरोसा था? आज हूँ कल ना रहूं। फिर मैंने रिश्ते कराने वाली उसी औरत से कहा जो उस डॉक्टर का रिश्ता लेकर आई थी। मैंने उससे कहा कि तुम अब मेरे घर किसी भी डॉक्टर या इंजीनियर का रिश्ता लेकर मत आना। तुम मेरी बेटी अनुपमा के लिए किसी लंगड़े लड़के का रिश्ता लेकर आना। मेरी बात सुनकर वह औरत मुझे हैरत से देखने लगी और बोली, ये कैसी बातें कर रही हो? कैसी माँ हो तुम? तुम्हारी बेटी तो लाखों में एक है। जो भी तुम्हारी बेटी को देखता है उससे शादी करने की ख्वाहिश रखता है। फिर तुम अपनी बेटी की शादी एक लंगड़े लड़के से क्यों करना चाहती हो? उस औरत की बात सुनकर मैं उदास हो गई
और उसी उदासी से बोली, मैं मजबूर हूँ। मैं अपनी औलाद के आगे मजबूर हो गई। मेरी बेटी अनुपमा किसी भी रिश्ते के लिए हाँ नहीं करती है। बस उसे शादी करनी है तो किसी लंगड़े लड़के से ही करनी है। मैं ना जाने कब से उसे समझा रही हूँ, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी हुई है। मेरी बात सुनकर वह औरत बोली, ठीक है, मैं तुम्हारी पसंद का कोई रिश्ता देखती हूँ। मैंने उस औरत को कुछ पैसे पकड़ा दिए और वह औरत चली गई। जब अनुपमा को पता चला कि मैंने उसकी बात मान ली है और उस रिश्ते वाली औरत से कह दिया है किसी लंगड़े लड़के का रिश्ता ढूंढने के लिए, तो अनुपमा बहुत ज्यादा खुश हो गई। खुशी से मेरे गले में पड़ते हुए बोली, मम्मी आप बहुत अच्छी हैं, मेरी हर बात मानती है। अनुपमा की बात सुनकर मैं थोड़ा नाराजगी से बोली, काश तुम भी मेरी बात मानती तो कितना अच्छा होता। मेरी बात सुनकर अनुपमा बोली, मम्मी ऐसी खुशी के मौके पर मुझे उदास मत करें। मैं तो आपकी सारी बातें मानती हूँ। मेरी बेटी अनुपमा, जो हर वक्त तो सोचों में गुम रहती थी, आज कितना ज्यादा चहक रही थी। हर वक्त उदास रहने वाली अनुपमा के चेहरे पर खुशियां लौट आई थी, और अनुपमा के खुश रहने से मेरे घर में भी तितलियों सी उड़ने लगी थी। मेरे घर का माहौल खुशहाल हो गया था, लेकिन मैं अपनी बेटी के बारे में ही सोचती रहती थी कि पता नहीं आगे इसके साथ क्या होगा। मैंने सोचा कि रिश्ता मिलने में वक्त लगेगा, लेकिन मेरी उम्मीद से उल्टा हुआ, क्योंकि रिश्ता जल्द ही मिल गया। तीसरे चौथे दिन ही वह हमारे घर आ गई। जैसे ही रिश्ता कराने वाली हमारे घर आए, अनुपमा उठकर फौरन किचन में चली गई और चाय बनाने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे अनुपमा पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। मैंने उस औरत को बिठाया, बोली, आओ माधवी, कैसी हो, क्या कोई रिश्ता मिला? वह बोली, दीदी मैंने तो आपको ना जाने कितने रिश्ते दिखाए, लेकिन आपको इतने अच्छे अच्छे रिश्ते पसंद नहीं आए। फिर मैंने आपके कहने के मुताबिक आपकी मर्जी का लड़का ढूंढ दिया है। लड़के की खासियत क्या बताऊं, बस लड़का लंगड़ा है, इससे ज्यादा उसमें कोई और नहीं बात नहीं। माधवी की बात सुनते ही अनुपमा बोली, आंटी हमें और कुछ चाहिए भी नहीं, मुझे तो लड़के की तस्वीर भी नहीं देखनी, बस मुझे इतना ही चाहिए था कि लड़का लंगड़ा होना चाहिए और वह मुझे मिल गया। अनुपमा सारी बातें खुशी खुशी खुद ही किए जा रही थी। इससे पहले तो माधवी कोई भी रिश्ता लेकर आती तो अनुपमा पास भी नहीं भटकती थी, लेकिन आज जैसे खुशी उसके चेहरे से टपकी पड़ रही थी। मैंने पूछा, माधवी लड़का क्या करता है? माधवी बोली, एक लंगड़ा लड़का क्या कर सकता है, कभी कभी अपने बाप की किराने की दुकान पर जाकर बैठ जाता है। इसके अलावा उनका घर भी छोटी सी गली में है और बहुत पुराना बना हुआ है, बस किसी तरह अपनी जिंदगी की गाड़ी को खींच रहे हैं। उस लड़के के बारे में मैंने आपको सब कुछ साफ साफ बता दिया है, अब आगे आपकी मर्जी। लड़के के हालात सुनकर मैं थोड़ा चिंतित हो गई थी। मैंने कहा, माधवी तुम कोई दूसरा लड़का ढूंढो, भले ही लड़का लंगड़ा हो लेकिन अच्छे खाते पीते घराने का तो हो। मैं अपनी बेटी की शादी इतने गरीब घर में नहीं दे सकती थी। मेरी बात सुनकर अनुपमा बोली, नहीं नहीं आंटी, मेरे लिए दूसरा रिश्ता ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसी लड़के से मेरी शादी करवा दे। आप कल ही उन लोगों को यहाँ बुलाकर बात पक्की कर दें। मैंने गुस्से से अनुपमा को डांटा। अनुपमा, हम कोई दूसरा लड़का देख लेंगे। मेरी बात सुनकर अनुपमा बोली, नहीं मम्मी, जो रिश्ता आ गया सो आ गया, आप इसी रिश्ते को ओके कर दें। मजबूर होकर मैंने माधवी से कह दिया कि कल लड़के वालों को यहाँ पर बुला लो। मैंने सोचा था जब लड़के वाले आएंगे तो कुछ न कुछ कमी निकालकर मैं मना कर दूंगी, लेकिन जब अगले दिन लड़के वाले आए तो मैं उन लोगों को देखकर चौंक गई। वह तो गरीबी की हालत से बहुत ज्यादा जूझ रहे थे, बोलने चलने के अंदाज से भी गंवारपन झलक रहा था। मैंने अनुपमा से कहा, अभी सोच लो, तुम्हारे पास अब भी टाइम है। लेकिन अनुपमा नहीं मानी, उसकी आंखों पर पता नहीं कौन सी पट्टी बंधी हुई थी। उसने कहा, मुझे ये रिश्ता पसंद है, आप उन लोगों को हाँ कर दें। अब मुझे समझ आया था कि माँ बाप अपनी औलाद के सामने कैसे मजबूर हो जाते हैं। कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी, सीने में हल्का हल्का दर्द रहने लगा था। मुझे तो ऐसा लगने लगा था कि जैसे ये दर्द मेरी जल्दी ही जान लेकर छोड़ेगा। बस इसी डर के चलते मैंने इस शादी के लिए हाँ कर दी। लड़के वाले गरीब तो थे ही, इसलिए कहने लगे कि शादी बहुत ही सादगी से करेंगे, ना आप अपनी तरफ से दहेज का इंतजाम करें और न ही हम अपनी तरफ से कुछ कर पाएंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी लाडली इकलौती बेटी की शादी ऐसे करूंगी। एक तो मेरी बेटी मुझे छोड़कर जा रही थी और ऊपर से यह रिश्ता भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। 8 दिन के बाद शादी थी, शादी का इंतजाम तो करना नहीं था।
बस जैसे तैसे करके ये दिन निकल गए और फिर अनुपमा की शादी हो गई। अनुपमा अपने ससुराल चली गई। मैं अपने दिल को समझती रह गई। अनुपमा की जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन दिल को समझाया कि यह तो दुनिया का दस्तूर है। बेटियां तो पराया धन ही होती है, एक न एक दिन अपने माँ बाप को छोड़कर चली ही जाती है। पूरी रात में अनुपमा की खुशियों की दुआएं मांगती रही। सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले नाश्ता बनाया और पैक करके अनुपमा की ससुराल चली। हमारे यहाँ एक रिवाज होता है कि शादी के दूसरे दिन दुल्हन के मायके से नाश्ता जाता है, तो ये रस्म मुझे पूरी करनी थी। अनुपमा की ससुराल पहुंचकर और वहां के हालात देखकर मेरे दिल को धक्का लगा था। उन लोगों के हालात तो बहुत ही खराब थे। फूटा 2 कमरों का मकान था, घर में साफ सफाई भी नहीं थी और उसकी सास भी बहुत ही अजीब औरत थी। मुझे देखकर उसने इंसानियत के नाते भी नहीं कहा कि बैठ जाओ, उल्टा मुंह बनाकर कहने लगी, बहन जी, हम गरीब लोग हैं, रोज रोज मेहमान अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आप रोज रोज हमारे घर आएंगे तो सोच लेना परेशानी आपकी बेटी को ही होगी। अनुपमा पास ही खड़ी अपनी सास की बातों को सुन रही थी, लेकिन वह कुछ भी नहीं बोली। मैं बोली कि मैं तो यह नाश्ता पहुंचाने आई थी, ये रस्म होती है। अच्छा, मैं अब चलती हूँ। जब मैं जाने लगी तो अनुपमा मेरे गले लग गई। उसकी आंखों में आंसू थे। बोली, मम्मी, मैं आपकी अच्छी बेटी साबित नहीं हुई, मैंने आपको बहुत दुख दिए हैं। मैंने अनुपमा की आंखों से आंसू साफ किया और कहा, अनुपमा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बस तुम अपने घर में खुश रहो, भगवान तुम्हारा नसीब अच्छा करे। अनुपमा बोली, मम्मी, आप मेरी एक बात मानेगी? मैं हाँ में सर हिला दिया। तो अनुपमा बोली, मम्मी, आप मेरी ससुराल में मत आना, जब ये लोग आपकी बेइज्जती करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं खुद ही आपसे मिलने आया करूंगी। मैंने हाँ में सर हिलाया और कहा, अनुपमा, अपना ध्यान रखना। और यह कहकर मैं घर वापस आ गई। मैंने अनुपमा के सामने बहुत हौसला दिखाया था, अपने आंसुओं को कैसे रोका था मैं ही जानती थी, लेकिन घर आकर मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरी बेटी ने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी और अब इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। दिव्या के बिना घर सूना सूना लगता था। कभी कभी मोहल्ले की औरतें आ जाया करती तो मन थोड़ा बहल जाता था। मोहल्ले की औरतें कहती हैं कि तुम भी बाहर निकला करो, हमारे घर भी आया करो, मन थोड़ा बहला रहेगा। अनुपमा की शादी को 4 दिन हो चुके थे, लेकिन दिव्या मुझसे मिलने नहीं आई थी। दिव्या से मिलने के लिए मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा था, लेकिन मैं उसके ससुराल नहीं जाना चाहती थी। मैं अपनी बेइज्जती सह सकती थी, लेकिन अगर मेरी बेटी के लिए मुश्किलें खड़ी होती तो यह मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, और यही सोचकर मैं रुक जाती थी। मैं अनुपमा के ख्यालों में ही गुम थी कि तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और दरवाजा खोलकर अनुपमा अंदर आ गई। अनुपमा को देखकर मैं खुशी से फूल उठी। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया, वह भी मुझसे लिपट गई थी। खुशी से चढ़ते हुए बोली, मम्मी, आपकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए आपसे मिलने चली आई। मैंने कहा, अनुपमा, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, लेकिन मैं तुम्हारी सास की वजह से तुम्हारे घर नहीं आई थी। बोली, आपने बहुत अच्छा किया जो आप नहीं आई, क्योंकि मेरी सास बहुत अजीब औरत है, उसे मेहमान अपने घर में बिल्कुल पसंद नहीं है। हालांकि मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं, लेकिन पता नहीं मेरी सास को मेहमान क्यों नहीं पसंद। मेरी सास तो मेरे साथ भी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे उनका रवैया मेरे साथ अच्छा होता जा रहा है। और मेरे पति के तो क्या कहने, वह मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, कहता है कि भगवान के सामने जितना माथा टेकू कम है कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। अनुपमा के चेहरे से खुशी झलक रही थी। अनुपमा के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी कि अनुपमा जो कुछ कह रही है वह सच है या झूठ। लेकिन लाखों बार खोजने के बावजूद भी मैं अनुपमा के चेहरे पर झूठ नहीं खोज पा रही थी। मुझे उसकी खुशी सच्ची मालूम पड़ती थी। हम दोनों माँ बेटी बहुत देर तक बैठे बातें करते रहे। फिर अनुपमा बोली, मम्मी, मुझे आपसे शाही पनीर बनाना सीखना है, मेरे पति परेश को बहुत पसंद है। हम दोनों माँ बेटी किचन में आ गए। मैं उसे शाही पनीर बनाना बता रही थी। मैंने पूरी तरीके से अनुपमा का जायजा लिया, लेकिन मुझे अनुपमा की खुशी सच्ची ही मालूम पड़ी। मैंने सुख का सांस लिया कि जो भी हो, अनुपमा अपने ससुराल में बस खुश रहे। हम दोनों माँ बेटी ने शाम को खाना खाया और कुछ शाही पनीर अनुपमा डिब्बे में पैक करके परेश के लिए भी लेकर गई। उसकी बातों से लग रहा था कि वह परेश से बहुत प्यार करती है और परेश भी उसको बहुत चाहता है। अनुपमा चली गई
तो मैं भी आराम करने के इरादे से अपने कमरे में आ गई। लेकिन रात को कुछ अजीब हादसा हुआ। जब मैंने सपने में अपने पति को देखा, मेरे पति रो रहे थे और कह रहे थे, हमारी बेटी अनुपमा को बचा लो। मैं एकदम हड़बड़ा कर उठ बैठी थी। आखिर अनुपमा के पापा ऐसा क्यों बोल रहे थे? अब तक मैं अनुपमा की तरफ से इत्मीनान से थी कि अनुपमा खुश है। फिर मैंने सोचा, हो सकता है मैं अनुपमा को लेकर इतने दिनों से परेशान थी, इसलिए मुझे ये सपना आया हो। मैंने सर झटक दिया और दोबारा सो गई। अब अनुपमा की तरफ से बहुत सुकून था। अनुपमा से मैंने बोल दिया था कि हर तीसरे चौथे दिन मुझसे मिलने के लिए आ जाया करना। अपनी बेटी को खुश देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता था। लेकिन अजीब बात थी कि मैं अपने पति को सपने में कई बार देख चुकी थी। हर बार मुझे परेशान ही दिखते थे, अपनी बेटी को लेकर परेशान होते थे। अपने पति के रोज रोज सपने में आने से मैं परेशान हो चुकी थी। अपनी दिल की तसल्ली के लिए मैंने अनुपमा से भी पूछा कि अनुपमा सच सच बता, तू अपनी ससुराल में खुश तो है ना? अनुपमा ने मुझे यकीन दिलाया कि मम्मी मुझे मेरे ससुराल में कोई तकलीफ नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, आप मेरी बिल्कुल भी चिंता ना करें। 2-3 दिन के बाद जब मुझे अनुपमा के पापा फिर सपने में दिखाई दिए तो फिर मैं बहुत ज़्यादा बेचैन हो उठी। अगले दिन मैंने सोचा कि क्यों न खुद अपनी आंखों से चलकर देख कर आऊं कि अनुपमा अपने ससुराल में कैसे रहती है। मैं बिना बताए ही अनुपमा की ससुराल पहुंच गई, लेकिन ये देखकर दंग रह गई कि दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटक रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी। लकड़ी का पुराना गेट था, कहीं कहीं से टूटा हुआ था। दरवाजे के छेद में से मैंने झांक कर देखा तो अंदर ऐसा लगा जैसे भूतों का डेरा हो। वहां किसी के भी रहने के आसार नजर नहीं आ रहे थे। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई। मैंने आस पड़ोस में मालूम किया तो उन लोगों ने ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मैं और भी ज्यादा परेशान हो गई। उन लोगों ने बताया कि यह घर तो न जाने कब से खाली पड़ा है। कुछ समय पहले कुछ लोग यहाँ रहने लगे थे, अपने बेटे की शादी करने आए थे। शादी होने के फौरन बाद वह चले गए थे। जब मैंने पूछा कि वह लोग कहाँ गए, आपको कुछ पता है, तो सब ने यही कहा कि हमें उन लोगों के बारे में कुछ नहीं पता। बहुत ही अजीब से लोग थे, किसी से बातचीत करना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, इसलिए हम भी उन लोगों से बहुत कम बोलते थे। ये सब सुनकर तो मेरा दिल बैठ गया था। हे भगवान, पता नहीं मेरी बेटी किन लोगों में फंस गई है। मैं गिरते पने घर गई। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मेरी बच्ची का कुछ अता पता नहीं था। मैंने ये 2 दिन बहुत ही परेशानी में गुजारे कि तभी अनुपमा तीसरे दिन मुझसे मिलने के लिए आ पहुंची। लेकिन मैंने अनुपमा पर जाहिर नहीं होने दिया कि मैं उसके ससुराल गई थी। हर बार की तरह अनुपमा आज भी बहुत खुश लग रही थी। बातों बातों में मैंने उससे कहा, अनुपमा, मैं तुम्हारे घर आना चाहती थी। मेरी बात सुनकर अनुपमा बोली, नहीं मम्मी, भगवान के लिए ऐसा बिल्कुल भी मत करना। मेरी सास का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा हो गया है, ऐसा ना हो कि आपके आने से वह फिर बिगड़ जाए। मैं आ तो जाती हूँ आपसे मिलने के लिए, आप परेशान क्यों होती है? शाम को अनुपमा अपने घर वापस चली गई, लेकिन इस बार जब अनुपमा अपने घर जाने लगी तो मैंने चुपके से अनुपमा का पीछा किया। मैं अनुपमा के घर को देखना चाहती थी, उसके घर का एड्रेस लेना चाहती थी कि अनुपमा कहाँ रहती है, कैसे रहती है। लेकिन अनुपमा का रिक्शा एक ऐसी जगह जाकर रुका जिसे देखकर मैं चौंक गई। अनुपमा घर के अंदर जा रही थी। मैं भी जल्दी से अपने रिक्शे से उतरी और उसके पीछे पीछे अंदर घर में दाखिल हुई। बहुत ही सुंदर बांग्ला था। जैसे ही अनुपमा घर के अंदर दाखिल हुई, एक औरत उसे बातें सुनाने लगी। बोली, आ गई महारानी, कोई इनका स्वागत तो करो। तभी अनुपमा का पति बीच में आ गया। अनुपमा का हाथ पकड़ते हुए बोला, बस करे मम्मी जी। अनुपमा मेरी मर्जी से गई थी और सबसे हैरत की बात तो ये थी कि अनुपमा का पति परेश लंगड़ा नहीं था। वह तो अपने पैरों से चलकर अनुपमा के पास आया था। अच्छा भला स्मार्ट लड़का था। तभी परेश की नज़र मुझ पर पड़ चुकी थी। वह मुझे देखते हुए बोला, आंटी जी आप यहाँ। अनुपमा ने भी मुझे चौंक कर देखा था। अनुपमा की सास तो मुझे देखते ही गुस्से के मारे पैर पटकते हुए वहां से चली गई थी। अनुपमा मुझे अचानक अपने सामने देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी। वह जल्दी से मेरे पास आए और हाथ जोड़ते हुए बोली, मम्मी, मुझे माफ कर दे। मैंने आपको धोखा दिया है, लेकिन मैं क्या करती। मैं परेश से प्यार करती थी, उसके बिना जिंदा नहीं रह पाती। लेकिन मुझे पता था कि आप परेश से मेरी शादी कभी नहीं होने देगी, क्योंकि परेश पापा के उसी दोस्त का बेटा है जो जेल में है।
इतना सुनते ही मैं गुस्से के मारे थर थर कांपने लगी थी। अनुपमा इतना बड़ा धोखा मुझे कैसे दे सकती थी। अनुपमा ने अपने बाप के कातिल के बेटे से ही शादी कर ली। परेश के पापा और अनुपमा के पापा बहुत अच्छे दोस्त थे। एक बार वह शिकार खेलने गए हुए थे कि तभी वहां दोनों की अचानक लड़ाई हो गई और परेश के पापा ने अनुपमा के पापा को खाई में धक्का दे दिया, जिससे कि उनकी वही मौके पर ही मौत हो गई। मैंने भी पुलिस को बयान दे दिया था कि मेरे पति को उनके दोस्त ने ही मारा है। मेरे बयान पर और कुछ छानबीन करके पुलिस ने परेश के पापा को पकड़ लिया था और उन्हें 15 साल की सजा हो गई थी। परेश की मां ने मुझसे बहुत कहा था, पर पढ़ते हुए मुझसे बोली थी कि प्लीज बहन अपना बयान वापस ले लो और परेश के पापा को जेल से रिहा करवा दो। मेरे पति बेकसूर है, उन्होंने तुम्हारे पति को नहीं मारा। लेकिन मैंने परेश के पापा को माफ नहीं किया। वह अब भी जेल में थे और शायद यही वजह थी कि अनुपमा की सास अनुपमा से और मुझसे नफरत करती थी। अनुपमा का पति परेश बोला, आंटी मैं और अनुपमा आपस में मोहब्बत करते थे। हम दोनों जानते थे कि आप हम दोनों की शादी नहीं होने देंगे। इसीलिए अनुपमा ने आपसे जिद की कि वह किसी लंगड़े लड़के से ही शादी करेगी, जिससे कि आपको शक ना हो और आप उसके लिए कोई दूसरा रिश्ता ना देखें। मैं अपने एक दोस्त की मां को लेकर एक पुरानी से घर में किराए पर रहने लगा और इस तरह अपने दोस्त की मां को अपनी मां बताकर मैंने आपके घर रिश्ता मांगा और इस तरह हमारी शादी हो गई। मेरी मां भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने अनुपमा को अभी तक अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया है। वह जब भी अनुपमा को अपने सामने देखते हैं तो उन्हें मेरे पापा का चेहरा याद आने लगता है, जो जेल में है। परेश की बात सुनकर मैं कुछ नहीं बोली, घर वापस आ गई। पहले तो अनुपमा पर गुस्सा आ रहा था, इतना गुस्सा कि जी चाहा कि उससे सारे रिश्ते खत्म कर लूं। लेकिन फिर जब ठंडे दिमाग से सोचा तो लगा कि कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है। हो सकता है अनुपमा के पापा की मौत एक्सीडेंट हो, क्योंकि उन दोनों में तो इतनी पक्की दोस्ती थी। फिर परेश के पापा अनुपमा के पापा की जान कैसे ले सकते थे। रात भर इसी सोच विचार में रही और फिर एक नतीजे पर पहुंचकर सो गई। सुबह उठकर मैंने पुलिस को जाकर बयान दिया। मेरे बयान पर और थोड़ी बहुत सिफारिश पर परेश के पापा जेल से छूट गए। मैं अपने घर आ गई थी। अगले ही दिन अनुपमा, परेश के पापा और परेश की मां हमारे घर आए। परेश की मां ने आते ही मुझे गले लगा लिया, रोते हुए बोली, बहन तुमने मेरे सुहाग को बचाकर बहुत अच्छा काम किया है। मेरे दिल के अंदर गुस्सा भरा हुआ था, इसलिए अनुपमा को भला बुरा कहती रहती थी। अनुपमा तो बहुत ही अच्छी और सब्र वाली बच्ची है। मैं उसे न जाने क्या क्या बातें सुनाती रहती थी, लेकिन वह मुझे लौटकर जवाब नहीं देती थी। बहन जी, अब आप ही हमें सच्चे दिल से माफ कर दें, तभी हमारे दिल को सुकून मिलेगा। परेश के पापा ने भी माफी मांगी, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। शायद मुझे ये काम बहुत पहले कर देना चाहिए था, बल्कि उल्टा आप लोग मुझे माफ करें, जो मैंने आपको इतना परेशान किया। मेरी वजह से आपको इतने साल जेल में रहना पड़ा। बस अब हमारे बच्चे आपस में खुश रहे और हमें क्या चाहिए। सबने गर्दन हिलाई, सबके चेहरे पर खुशियां ही खुशियां थी। मैंने आगे बढ़कर अनुपमा को गले लगा लिया, परेश को अपने दामाद के रूप में और अनुपमा की सास ने उसे अपनी बहू के रूप में खुशी खुशी स्वीकार कर लिया था। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।